अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा आज भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन जो है वो पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी और अज़्म की बहैसियत कौम जो है वो अलामत है। 6 सितंबर 1965 को भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था। 17 रोज जंग हुई अफवाज पाकिस्तान ने, जिसमें दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया था। पाक अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त जो है वो दी। लाहौर, सियालकोट और कसूर के फ्रंट्स पर पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को रोका और वापस जाने पर मजबूर कर दिया। चविंडा का महाज जो है वो भारतीय टैंकों का कब्रस्तान बना दिया गया। पाक फजाइया ने दुश्मन के जो नापाक अजायम थे वो खाक में मिलाए। पाक बहरिया ने भी समुद्री महाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अब ये तो सब 1965 में हुआ था, लेकिन रवा साल एक मरतबा फिर लोगों और फौज में वही हमने जज्बा देखा, वही जोश देखा जो 1965 में था। जिस तरह से 1965 में कौम मुत्तहिद होकर भारतीय जारहियत के सामने डट गई थी, बिल्कुल उसी तरह इतने सालों बाद पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान जो है वो दुश्मन के सामने खड़ी हो गई। 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात थी, भारत ने हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान को चैलेंज किया। 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो लॉन्च किया गया और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसमें भारत के वो अंदाजों से जो है वो बाहर था। पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो था वो भारतीय फौज की जारहियत का जवाब था। तीनों मसल्ह अफवाज बरी, बहरी और फजाई जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई। खास तौर पर जो है वो जो इस मरतबा जो ज्यादा बड़ी जंग हुई वो एयरफोर्स एयर वॉरफेयर की थी। एयरफोर्स ने वही कारकर्दगी दिखाई जैसी 1965 में थी। हमारे शाहीनों ने जो है वो जब भारतीय फौजी अड्डों को नाकारा बना दिया था अगले ही दिन, फिर पाक फजाइया ने जो है वो राफेल समेत भारत के जो है वो तैयारे गिराए। पाक फौज ने जम्मू कश्मीर और भारत के जो अंदरूनी इलाकों में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और पाकिस्तान नेवी भी 1965 की तरह जो है वो मैदान में डटी रही। अब ये जो हालिया तनाज़ा है, इसने दोनों ममालिक बल्कि जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को देखते हैं, माहिरीन जो काम करते हैं, उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल था। आलमी इदारे इस जंग को बहुत गौर से देख रहे थे और पाकिस्तान की तारीख ही नहीं बल्कि दुनिया की जंगों की तारीख में ये बहुत ही गैर मामूली नौयत का कॉन्फ्लिक्ट था जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। दो न्यूक्लियर ताकतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। ये तैयारों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। मिसाइल्स, ड्रोन्स, टेक्नोलॉजी का बेदरेग इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब देखना यह है कि इस जंग ने जो पाकिस्तान का जो दिफा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इक्वेशन है उस पर क्या असरात डाले हैं, और इसीलिए आज हमने ये एक स्पेशल शो जो है वो इस सिलसिले में जो है वो हम कर रहे हैं और 3 बड़े एस्टीम्ड पैनलिस्ट जो है वो मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम इन तमाम इश्यूज़ को ख़ास तौर पे ये जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसके पस मंज़र में इनके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज के शो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं वेरी उनका तारुफ करा देता हूँ। रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में एयर कॉमोडोर रिटायर्ड रज़ा हैदर साहब जो है वो मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान जो है वो मेरे साथ जो है वो आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं स्टार्ट जो है वो मसूद अहमद खान से करना चाहता हूँ। मसूद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिक्योरिटी की इक्वेशन जिस तरह से जो है वो मौजूद थी, इस कॉन्फ्लिक्ट ने उसको किस तरह से जो है वो तब्दील किया है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि जिस तरीके से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ पहलगाम वाला, और इसके बाद से वो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर था और फिर इसके बाद हमारा जवाब आया। देखें, इंडिया की जो अपनी असेसमेंट इनिशियली थी वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद, और उनका मानना ये था पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजीशन टू रेस्पॉन्ड, और उन्होंने कहा इकोनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पब्लिक जनरली उनकी असेसमेंट ये थी कि वो फौज के साथ खड़ी नहीं है, और अगर हम जाते हैं कोई हम इनको एक पंच लगाते हैं तो पाकिस्तान की कोशिश होगी दे विल गो टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका, एल्सवेयर जाके कोई बिल की बात करेंगे एंड देन हम ऐसी पोजीशन में हैं डिक्टेट करेंगे। सो अल्टीमेटली उनके पीछे जो कंसेप्ट यही था, पीछे जो गिरती हुई सौख थी बीजेपी की, मोदी की, बिहार के इलेक्शन, ये सारे थे
तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पे उनका ये हमला हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी सिंस वो इसीलिए देखें ना कि कुरान में भी लिखा है टेक योर प्रिकॉशंस। तो पाकिस्तान जो दुश्मन है, एक अज़ली दुश्मन है जिससे आप यू कैन नेवर ट्रस्ट इंडिया। सो पाकिस्तान भी अपनी तैयारियां कर रहा था और राइट फ्रॉम वी आर डूइंग इट राइट फ्रॉम 1947 से ऑनवर्ड से। और जिस तरीके से ये हुआ और फिर देखें हम तैयार थे और 6-7 को जब हमने डिफेंड किया अपना आप को, जिस हमारी एयरफोर्स ने परफॉर्म किया, इट वाज फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी। और इसके साथ साथ हमारे जो ट्रुप्स थे LOC के साथ, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। और इसके साथ जब हमने बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया, सो मेरा ख्याल में इसके बाद से आप देखें कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन साउथ एशिया एक डायनेमिक्स से टोटली चेंज, इस रीजन में एक नई जहत यहाँ पे मिली है सिक्योरिटी रीजन में। पाकिस्तान हैज एमर्ज एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे आया है, जो इंडिया का सो कॉल्ड कंसेप्ट था कि यहाँ पे दे आर नेचुरल लीडर हैं और इसके अलावा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। तो वो जो कंसेप्ट था वो तो खैर धड़म से गिर गया है। और इंटरनेशनल आपको लगता है वो वहां पर जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट असर पड़ा है? मैं फैसल शाह साहब, आपको किस तरह से लगता है? क्योंकि एक तो कॉन्फ्लिक्ट वो है जिनका हमने सुना हुआ था, लेकिन इस मर्तबा हमने खास तौर पर इस जो कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि जो एक जिस तरह से जंग को समझा जाता था या जंगों के हथियार जिन चीजों को समझा जाता था, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गए। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहे और अब जो कुछ हुआ, आप किस तरह से देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट की नोयत है वो कैसे बदल गई है? बहुत शुक्रिया रहमान मुझे प्रोग्राम में लेने का। सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से पूरी कौम को यौम दिफाए वतन 2025 मुबारक हो। इस मौके पर हमें अपने शोधा को याद रखना चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, रातों को सुकून से सोते हैं। और फिर जो लोग इस वक्त सैलाब में घिरे हुए हैं उनको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी हमें मदद करनी है, उनको हमारी मदद की जरूरत है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए इस दफा इंडिया और पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया ने देखा। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और इंडियंस शायद ये समझ रहे थे कि हम शायद 17वीं 18वीं सदी में हैं। जो कुछ वो कहते रहेंगे उसको कोई वेरीफाई नहीं कर पाएगा, जबकि पूरी दुनिया लाइव सब कुछ देख रही थी। अगर मैं यहाँ पे 1965 और 2025 में एक मुमासलत ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि जो 1965 में हुआ था एग्जैक्टली वही 2025 में हुआ है। तो जंग का करैक्टर मैं समझता हूं कि चेंज नहीं हुआ है। 1965 में भी आप देखिए कि उन्होंने जारियत की, जमीनी जारियत भी की, हवाई फजाई जारियत भी की और बहरी तौर पे भी वो हमसे कई गुना बड़े थे। लेकिन उनकी वो नेवी 17 दिन तक मैसूर रही अपने हार्बर में, और वो जो कैपेबिलिटी उनके पास थी सी में वो उसको अप्लाई नहीं कर सके। सेम चीज इस दफा आप देखिए कि 2025 में भी फजाइया ने वो रोल प्ले किया जो 1965 में किया था। आर्मी ने वो रोल प्ले किया, उनकी आर्मी को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। और बहरिया ने, पाकिस्तान बहरिया ने भी वही रोल प्ले किया कि उनके पास आज भी 5 से 6 गुना बड़ी नेवी है पाकिस्तान से, लेकिन उसको वो अप्लाई नहीं कर सके। तो सेम फॉर्मेट रिपीट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, जो 1965 में था वही 2025 में हुआ है। तो आप ये समझिए कि कैरेक्टर ऑफ वॉर शायद वो चेंज नहीं हुआ है। और हम और इंडिया जो आपस में आमने सामने आए हैं, 1965 में भी ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थी जिसने हमारे पास कम वसाइल के बावजूद अपने से बड़े दुश्मन को रोके रखा। 2025 में भी वही क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एज था पाकिस्तान को, जिसने इंडिया को रोके रखा और अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। ठीक है, राइट। रज़ा हैदर साहब, एयर वॉरफेयर जो है वो किस तरह से जो है वो बदल गया है, और क्या आपको भी ये कंपैरिजन जो वो नजर आते हैं जो 6-7 सितंबर को पाक फ़ज़ाइया ने 1965 में किया था, वो अब भी जो है वो एयर वॉरफेयर की जो नेचर है वो तकरीबन जो है वो सेम है? एयर वॉरफेयर बहुत चेंज हो गई। देखें, एयर वॉरफेयर जनरली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और कटिंग एज फोर्स है, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स है, इसलिए जो टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं तो टेक्नोलॉजीज के साथ साथ एयर वॉरफेयर भी चेंज होती है। हम रिसेंट अगर तनाजुर में देखें
तो इसमें हमने जो डॉक्ट्रिन यूज़ किया वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। अच्छा। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन है ही मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का एक कोहिजन है, एक सिनर्जी है, जिसमें प्लेटफॉर्म भी है जो कि एयरक्राफ्ट होते हैं, इस केस में J-10, JF-17, स्पेस है, साइबर है, ड्रोन्स हैं, EW है, एयरबोर्न रेडार्स हैं, ग्राउंड रेडार्स हैं, तो इन सब का सिनर्जी एंड दैट टू विद द लैंड एंड सी। तो ये एयर वॉरफेयर इस लिहाज से एक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आ रहा है रहमान साहब, वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर का। 5th जनरेशन वॉरफेयर के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एक है टेक्नोलॉजीज, दूसरा है साइबर, तीसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब आप देखेंगे इस वाक़े में भी तीनों अप्लाई हुए एट अ सेम टाइम। साइबर अटैक्स भी हो रहे थे, साइकोलॉजिकल में हम लोग मीडिया को भी उसका एक पार्ट है, सोशल इंजीनियरिंग और डिसइंफॉर्मेशन सब कुछ उसमें आ जाता है। और टेक्नोलॉजीज का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैंने आपसे बात की कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन। तो इसका मतलब है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक क्लासिकल एग्जाम्पल थी मार्का हक। अच्छा, लेकिन जो 65 है, और मैं उसको थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा एक लेगेसी के साथ, क्योंकि आपका सवाल इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि आप हिस्ट्री को साथ लेके चल रहे हैं। कायदे आजम ने 1948 में एक विजन दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स को, सेकंड टू नन। कायदे आजम का विजिट था PF अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन पीरियड में, और उन्होंने उस वक्त खिताब किया। बहुत छोटी सी स्पीच है लेकिन फुल ऑफ विजडम, और उन्होंने उस वक्त भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एयर पावर की बड़ी क्लियर की। उन्होंने कहा एनी कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी एग्रेसर। We should build our air force as quickly as possible, efficient, second to none। और ये जो efficient, second to none है ना, इसकी लेगेसी को लेके पाकिस्तान एयरफोर्स चल रही है। अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट्स भी सारी हमारे 65 में भी F-86, F-104, B-57, T-33 टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी की जहां पर बात आती है वहां पर तो टेक्नोलॉजी बहुत सारे मुल्कों के पास है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन हमने बहुत देखे। ह्यूमन रिसोर्स बहुत मैटर करती है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत मैटर करती है, मैन बिहाइंड द गन बहुत मैटर करता है। जितना भी सही, राफेल इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट है, कंपैरेटिबल टू J-10 एयरक्राफ्ट है या JF-17 है, लेकिन अल्लाह ने हमें 6-0 की फतह दी है, उसके पीछे मैन बिहाइंड द गन है। और उसमें अगर मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो बालाकोट के बाद हुआ उसमें भी जो है वो उसमें भी यही था, मोरलेस यही था कि इंडियन हमेशा अपने तैयारे जो है वो गिरवा कर ही जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स एक अच्छी एयरफोर्स है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी इंपोर्ट करने का, वो इजराइल से लें, फ्रांस से लें, रशिया से लें, अमेरिका से लें। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है मैं समझता हूँ वो है हमारा ट्रेनिंग, पायलट्स ट्रेनिंग, क्वालिटी इक्विपमेंट, देन डॉक्ट्रिन जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, लीडरशिप है जो क्लैरिटी दे आपको कि हाउ टू ऑपरेट। ये सारा मिल के एक टोटलिटी में एक्चुअली सिनर्जी देता है टू हैव अ वॉर। मैं जरा थोड़ा सा इस पे और भी बात करेंगे कि फ्यूचर में अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या होगा, दिफा हमें किस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्विकली फैसल शाह साहब से एक सवाल जो है वो पूछ लेता हूँ इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हमने जहां पर जो है वो बाकी डोमेन्स में देखा, और इस हवाले से खबरें बहुत थी कि इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ हरकत हमारे जो है वो कराची की बंदरगाह के करीब या साहिलों की तरफ भी जो है वो कर सकता है। तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं हुई? देखिए, इस वक्त जो इंडियन नेवी है ना, वो बड़ी एक वेल इक्विप्ड किस्म की नेवी है विद अगेन न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी जैसे उनकी एयरफोर्स में है, और वो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं इंडियन ओशन में। वो अपने आप को ब्लू वाटर नेवी कहते हैं, यानी वो दुनिया में कहीं भी जाके डिप्लॉयमेंट करने के काबिल अपने आप को समझते हैं, उनके ये अज़ाइम है। और वो अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और अपने बाकी सारे जहाज़ों को, सबमरीन्स को लेके 400 से 500 मील दूर पाकिस्तान से फिरते रहे, जो कि 700 से 900 किलोमीटर बनता है। उनके ऊपर जो मिसाइल लगा हुआ था सुपरसोनिक, जिसकी बहुत धूम मची हुई थी, ब्राह्मोस, वो 450 किलोमीटर रेंज का था। अब वो मिसाइल कह रहा है कि यार आगे जाओ, आगे लेके जाओ मुझे ताकि मैं अपना काम करूं, लेकिन उनके लीडरशिप की ये हिम्मत नहीं थी कि वो अपने जहाजों को आगे भेजें, उस रेंज को कम करें और मिसाइल को लॉन्च कर सकें। क्यों? इसलिए कि उनको ये पता था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बीच में पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, ये दोनों तैयार खड़ी हुई है। और जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का एक मिथ बनाया हुआ था इंडिया के अंदर
कि जी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इनके एयरक्राफ्ट कैरियर का कंपैरिजन अगर आप यूएस के, यूके के, फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर से करें तो ये बहुत इंफीरियर है अपनी कैपेबिलिटी में। तो उनको ये खतरा था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस दफा डिबो दिया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी थी कि इस दफा एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने डिबोना है। मजे की बात यह है कि इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को जिसको वो अपना फख्र समझते हैं, 7 तारीख को और 10 तारीख को जिस दिन हमारे फजा और जमीन पे जंग हो रही थी, ये इन दोनों दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी लैंड के पास ले गए और वहां से उसको मेन लैंड से प्रोटेक्शन एयर कवर देना शुरू कर दी ताकि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के अताब से ये महफूज रहे। तो अगर वो फखर आपका जो कि आपके काम आने के बाद लाइबिलिटी बन जाए तो वो फिर फखर तो नहीं रहता। और मेरा ख्याल है उनको लगा कि जहाँ इतने सरप्राइजेस मिल रहे हैं ये ना हो कि यहाँ पर भी उनको जो है वो कोई सरप्राइज जो है वो मिल जाए। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट के और फिर पाकिस्तान के दिफा के लिए आगे जो है वो क्या मामलात होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, उन पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यौम दिफा और शोहदा आज भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज का हमारा स्पेशल शो है पाकिस्तान का जो दिफा है उस हवाले से, और ख़ास तौर पर जो पस मंज़र है वो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात रहे, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सिक्योरिटी की जो इक्वेशन है उसको किस तरह से बदल दिया है। ब्रिगेडियर मसूद साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले हम इस बुनियानुल मरसूस के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस दफ़ा फर्क नजर आया पहले के जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहले शोडाउन हुए वो ये कि पहले बड़े महदूद इलाके तक होते थे। हमने बालाकोट देखा, उससे पहले भी कश्मीर के अंदर भी जहां पर हुआ जो है वो बड़े महदूद और एक इलाके तक जो है वो कोई भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान रहता था। लेकिन इस दफा हमने देखा कि ये फैल गया और ना सिर्फ जमीन फजाई सरहदों पर जो कुछ हुआ बल्कि नीचे कश्मीर से लेकर जो है वो नीचे साउथ तक जो है वो हमने देखा मिसाइल्स और ये तमाम चीजें जो है वो फायर होती रही। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह थी? क्या कॉन्फ्लिक्ट की नेचर ही ऐसी थी या फिर कुछ गैर मामूली था कि इस मरतबा उसे किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रखा जा सका? जी हाँ, देखें मेरे ख्याल में तो इसका कंसेप्ट ये था कि पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रेशराइज करे। देखें तो इसमें ये 3 जिस तरह आपने बात की, LOC के पार भी हुआ, वर्किंग बाउंड्री के पार है, जो हम जो वर्किंग बाउंड्री की जहाँ बात करते हैं मराला से रह के नारोवाल तक, तो ये वर्किंग बाउंड्री का एरिया है। तो जो शकरगढ़ पे और कोटली सतिया वाली कोटली लोहारा वाली साइड पे और शकरगढ़ वाली साइड पे भी स्ट्राइक्स वगैरह हुई। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की क्रॉसिंग हुई, जब आपने मुरीदके पे स्ट्राइक्स किए, जब आप जाके बालपुर में आप स्ट्राइक्स के लिए गए। सो उन्होंने इसको वास्ट किया और बेसिकली दे वांटेड पाकिस्तान को प्रेशर में रखें और फिर एक न्यू नॉर्मल की तरफ गए हैं। देखें जो कंसेप्ट था वो देखें कि अब तो पहले तो रिस्ट्रिक्टेड थे, अब स्विफ्ट रिटार्ट हुआ तो अगेन वो उसी में रिस्ट्रिक्टेड था। कारगिल भी रिस्ट्रिक्टेड रहा, उसी रीजन के अंदर था। लेकिन इस तरह उन्होंने बेसिकली सिंस वो एक कहानी डालना चाह रहे थे कि हम टेररिस्ट कैंप्स की तरफ जा रहे हैं, जबकि वहां पे सारे ख्वातीन और बच्चे थे, तो वो वाला एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे और एक समझ लें कि एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हम प्रिवेल कर सकते हैं, हम यहाँ पे वी आर दी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं तो हमारी मर्जी चलेगी। तो लेकिन तो सारे बैकड्रॉप में ये साइमल्टेनियस अटैक हुए थे और दे नेवर एक्सपेक्टेड पाकिस्तान से ये रिस्पांस जाएगा तो ऐसा होगा। फिर आप देखें कि 6-7 को जो स्ट्राइक्स आई और उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स दे ग्राउंडेड देयर एयरफोर्स। तो मेरे ख्याल में कितना बड़ा मुल्क, कितना बड़ा नाम था, उससे तो और शर्म क्या हो सकती थी कि उन्होंने अपने जहाज नहीं उड़ाए अगले 48 आवर्स में। वो खौफ जो था पाक फजाइया का इतना उनके ऊपर था। और इसके बाद देखें जब बुनियानुल मरसूस लॉन्च हुआ तो उसमें फिर पाकिस्तान ने भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हमने जवाब फिर देना था अकॉर्डिंगली। सो वी स्टार्टेड देखें कि वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ गए हैं, जहां हमने जब बीकानेर से ऊपर की तरफ गए और स्ट्राइक करते हुए इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गए हैं।
सो जब वो वायलेशन हुई तो थ्रेशोल्ड जो है देखें कि फ्यूचर में बहुत नीचे आ गया है, तो फ्यूचर में कहीं भी कुछ भी चीजें हो सकती हैं। अच्छा। वो डायरेक्ट, जी हाँ, डायरेक्ट इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर के तो अभी वो हैसियत नहीं रही है, तो वो यहाँ पे कहीं से भी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंगली भी हमें तैयार हर सिचुएशन के लिए होना चाहिए। सही। अच्छा रजा हैदर साहब, इस पे एक चीज, क्योंकि मुझे तो मालूम है, थोड़ा आपका भी बैकग्राउंड है, JF-17 के हवाले से आप खासा काम करते रहे। एक आम जो किसी भी मुल्क की एक बहुत बड़ी जो ताकत होती है वो उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होती है जो यहाँ पर जो है वो करता है। लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज था कि एयरफोर्स ने भी किस तरह से इंडिजिनस यहाँ पर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी वो डेवलप की और उसका इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया गया, तो इसका कितना फर्क पड़ता है साइकोलॉजिकली, खास तौर पर जो बाकी जिस तरह से इंडिया में राफेल तैयारों की बात होती रही और भी तैयारों की बात होती है, हमारे यहाँ भी पहले बहस बहुत होती रही है F-16 के हवाले से, लेकिन साइकोलॉजिकली आपके ख्याल में ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है इसका कितना फर्क पड़ता है दुश्मन के ऊपर जब वो आपको देखते हैं और अपने जो है वो मुवाजना करता है आपके साथ? रहमान साहब, बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं JF-17 और राफेल दोनों को तनाजुर में इसको बात करूंगा। देखिए, JF-17 मेड इन पाकिस्तान एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपने बात की, और जब ये हम इसको डिज़ाइन कर रहे थे तो हमारे जहन में दो चीज़ें थी, दो एम्स थे, टू डेवलप द फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, एक दूसरा था टू डेवलप द एविएशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एविएशन इंडस्ट्री मीन्स सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एम्स अचीव हुए। जब सेल्फ रिलायंस आती है ना, तो फिर आपकी उस टेक्नोलॉजी पे ग्रिप आती है, फिर आप उसके अंदर अपग्रेड्स कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अब JF-17 की फुल कैपेबिलिटी है। हम उस पर जो चाहे वेपन लगाएं, लॉन्ग रेंज लगाएं, BVRs लगाएं, ये कैपेबिलिटी हमारी अपनी है। दूसरा ये कि प्रोडक्शन आपकी अपनी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज़्यादा जहाज प्रोड्यूस कर चुका है पाकिस्तान JF-17, तो एक ये कॉन्फिडेंस आपका होता है कि मेरा जहाज है, कंट्रोल मेरे पास है। इसके कंपेरेटिव आप करें अभी अब राफेल को, आपको याद होगा ये तकरीबन 3 या 4 मई की स्टोरी है, बहुत अखबारों ने कवर की इंडिया में भी, कि इंडिया ने सोर्स कोड मांगे हैं फ्रांस से और फ्रांस ने डिक्लाइन कर दिया सोर्स कोड। सोर्स कोड क्यों मांगे? सोर्स कोड जब चाहिए होते हैं, जब ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जहाज के अंदर, आप उसका ब्रेन कह लें, कि जब भी मैं कोई नया वेपन लगाना चाहता हूं उस जहाज के ऊपर, तो मुझे सोर्स कोड चेंज करने पड़ते हैं। वो सिर्फ OEM के पास होते हैं, या अगर आपने खुद जहाज बनाया आपके पास होते हैं, और वो नहीं कर सके और वो वेपन नहीं लगा सके उसके ऊपर राफेल, यानी आपका उस टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल नहीं रहता। अगर वो आपका, सारी बात है, आप जब किसी से उधार लेते हैं तो जी, वो फिर कुछ चीजें आपको नहीं देता वो। तो इस केस में भी सोर्स कोड नहीं दिए, जो फ्रांस ने अभी तक नहीं दिए, तो यानी वो डिपेंडेंट है हमेशा फ्रांस के ऊपर कोई भी वेपन राफेल पे लगाने के लिए। अब इधर आ जाएं JF-17 पे। JF-17 क्योंकि हमारा जहाज है, हम इस पे कोई भी वेपन लगा सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय कर सकते हैं उसको, उसी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑप्स रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से। तो ये एक सेल्फ रिलायंस का और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसका बड़ा अहम रोल था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, बहुत अहम रोल, कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किस हद तक जो है वो हो रही है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते जारी रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मार्का हुआ और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, उस पर बात हो रही है। फैसल जहाँ साहब, जरा बहस को मैं समेटना चाहता हूँ, देखते और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला थे वो किस हद तक तब्दील हुए। एक तो देखिए कन्वेंशनल मिलिट्री का जो एक डॉक्ट्रिन था, भारत को लगता था कि हमारे पास एटमी हथियार हैं और हम उनकी बुनियाद पर जो है वो अपने दिफा को, हमने पूरे का पूरा हमारा डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। और वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो आम रवायती जंगें होती हैं उसमें वो पाकिस्तान को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बदला है, और क्या वाकई पाकिस्तान का जो है वो पूरे का पूरा जो डॉक्ट्राइन है वो सिर्फ जो है वो दिफा की हद तक ही है? रहमान, मैं इस पे आने से पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो आपने मसूद खान साहब से सवाल किया था कि ये जो LOC से ये बाहर आ गया तो ये क्या वजह हुई। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, इतना फैल क्यों गया नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल वो एस्टेब्लिश करना चाहता था अपने जोम में कि जी मैं यहाँ का थानेदार हूँ। तो ये एक इजरायली मॉडल उसने अडॉप्ट किया कि जी इस रीजन में मेरी थानेदारी होनी चाहिए, मैं जिसको समझूं
दुश्मन है मेरा, मुझे हक हासिल है कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं और जिसको चाहूं अटैक कर। और ये न्यू नॉर्मल था जो इंडिया एस्टेब्लिश करना चाहता था कि पाकिस्तान में जिसको वो समझता है कि टेररिस्ट है ये जो इंडिया के खिलाफ सरकर्दा है, तो उसको वो जहां चाहे, जब चाहे और जैसे चाहे अटैक कर दे। ये उनका एक कोशिश थी न्यू नॉर्मल सेट करने की, इसलिए वो LOC से बाहर आए, LAC से भी बाहर आए और फिर उन्होंने ऑल अलोंग द बॉर्डर ये इंटरनेशनल बॉर्डर करना शुरू किया। अब यही बेसिकली जो न्यू नॉर्मल था, ये एक नई इक्वेशन सेट होने जा रही थी कन्वेंशनल डोमेन में दोनों कंट्रीज के बीच में। और पाकिस्तान का जो जवाब था उसने इसको रिवर्ट कर दिया। पाकिस्तान के जवाब ने इसको रिवर्ट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया उससे इंडिया का वो न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश नहीं हो सका। अब ये तो हम आने वाला अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि वाकई ये न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बज़ाहिर जो उनको खिफ़त और हजीमत उठानी पड़ी है और जो नुकसान उठाना पड़ा है और जो पॉलिटिकल डैमेज उनको हुआ है, उसकी वजह से ये नजर आता है कि ये न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश नहीं हुआ और ये वापस शायद LOC वाले इलाके तक महदूद हो जाएंगे। तो अगर तो ये LOC वाले इलाके तक महदूद हो गए तो फिर वो जो कन्वेंशनल इक्वेशन थी वो दोबारा हमारी स्टेबलाइज हो जाएगी और रीसेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोबारा इन्होंने कोई ऐसी हरकत की कि ये LOC से बाहर आने की कोशिश की तो फिर जारी बात है कि दैट विल बी समथिंग न्यू। ठीक, राइट। मसूद साहब, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग होती है आमतौर पर आपकी मिलिट्री को जिस तरह से देखा जाता है, आपके ख्याल में वो भी बदल गया है और अब किस तरह से पाकिस्तान और भारत की मिलिट्रीज को देखा जा रहा है? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि जो कंसेप्ट था, जो एक समझ ले कि मेरे जो कन्वेंशनल सुपीरियरिटी का कंसेप्ट था, दैट हैज गॉन। अब दुनिया भी समझ गई है कि कन्वेंशनली भी ये नहीं कर सके। देखा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी वैसे कहा कि आउटडेटेड वेपन्स लेके ये रशिया के साथ ये बैठे। अब जो रिसेंट सोशल पर उन्होंने बात की है, सो पाकिस्तान ने जिस तरीके से देखें, जिस तरह बात हो रही थी कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हम पाकिस्तान के वो गए हैं और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी प्रोफेशनलिज्म है या वेपन सिस्टम को उन्होंने किया, सो इट इज, मैं भी यही कहता हूँ, इट इज मैन बिहाइंड द गन, या वो बंदा जो जहाज के अंदर पायलट बैठा हुआ है वो मैटर करता है। सो कन्वेंशनली वो जो कंसेप्ट था दैट हैज गॉन। दैट्स व्हाई देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमेशा उनके बारे में मशहूर है, ही लाइक्स विनर्स, और पाकिस्तान विनर दुनिया भर में एक्नॉलेजमेंट हो रही है। और पाकिस्तान को देखे एज ए पीयर कंपिटिटर अभी माना जा रहा है, हाइफी नेशन पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का ऊंचा हुआ है। पाकिस्तान को दुनिया भर एक इंटरनेशनल मीडिएटर के तौर पर भी देख रही है, एज ए प्लेयर के तौर पर देख रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह बात की है कि ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान के प्ले रोल, और हमने रिसेंट SCO में भी देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से जो वहाँ पे लीड कर रहे थे और हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पे थे, वाज अ यूनिक ऑनर, द ओनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने वो विक्ट्री परेड वहाँ पे देखी। सो पाकिस्तान का प्रोफाइल ऊंचा हुआ है। और पाकिस्तान अभी देखें, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान ने अपने 5% पोटेंशियल दिखाए हैं, बाकी तो चीजें अभी तो हमने रखी हुई हैं। ठीक है। एयर वॉरफेयर का क्या फ्यूचर है रजा हैदर साहब? देखें, एयर वॉरफेयर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और फ्यूचर वॉरफेयर मेरे हिसाब से एयर सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन जब एयर सिक्योरिटी आ जाती है ना, जैसे इस केस में पाकिस्तान ने 6-7 मई को एयर सिक्योरिटी ले ली थी और इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी अगले 2 दिन, तो फिर आप एक्चुअली विन कर चुके होते हैं जंग। फिर क्योंकि आप लैंड, सी, सब फोर्सेस को फिर आप प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। जो फ्यूचर वॉरफेयर है जिसकी हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले भी, इसमें एयर वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि अब स्पेस इसके अंदर इन होती जा रही है और स्पेस और एयर पे कनेक्टेड है आपस में। लेकिन जो कुछ और चीजें इंटीग्रेटेड नेटवर्क या जिसको हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जो फ्यूचर वॉरफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी एयर में, लैंड में, सी में और स्पेस में, इंक्लूडिंग साइबर, इन सबको कनेक्टिविटी होनी है जिसको हम डाटा लिंक के थ्रू कनेक्ट करेंगे। अब जब ये कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में बात कर रही है सारी टेक्नोलॉजी, तो एक सिनर्जी क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, जो कि इस सिनर्जी को ब्रेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसने इनके नेटवर्क को ब्रेक करना है, इनके लिंक्स को ब्रेक करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन भी है। मैंने अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है, अगले को अटैक करना है, तो EWB का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। एयरबोर्न वार्निंग
का बहुत रोल आता है। तो एक कंसंट्रेटेड किस्म का एक पूरा इकोसिस्टम बनता है फ्यूचर में, जिसको हम एयर वॉरफेयर नहीं कहते, हम एरोस्पेस वॉरफेयर कहते हैं, यानी एयर और स्पेस मिल के इस वॉरफेयर को लड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रजा हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मसूद अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल शाह साहब रेयर एडमिरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये सिंक्रोनाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, मेरा ख्याल है इस मार्के के अंदर ख़ासतौर पर बुनियादन मंसूर में ऐसा लगा कि चाहे वो हमारी आवाम हो, फ़ौज हो, बरी बहरी फ़ज़ाई अफवाज हों, वो लोग जो टेक्नोलॉजिकली जो है वो इन मामलात को जो है वो देख रहे थे वो हों, लोग सब एक मीडिया एक ही जो है वो एक हारमनी के अंदर जो है वो इस मार्के को जो है वो लड़ते हुए नजर आए। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क था जो पाकिस्तान और भारत के जब दोनों आमने सामने हुए तो उस दौरान जो है वो देखने को जो है वो मिला। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं, अब ऐसा लगता है कि ये तो मार्का था जहां पर फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई, लेकिन जो उसके बाद भी चल रहा है। भारत जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करवाता है, जो अजित डोवल की जो डॉक्ट्राइन है वो इस मार्के के बाद भी जो और उससे पहले भी जो है वो मुसलसल जो है वो जारी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हम सब के जो है वो सामने, पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो है वो जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने। तो ऐसा लगता है कि ये जो दिफा है ये मुसलसल जो है वो हमें करना पड़ेगा। और हमारे जो अफवाज हैं जो वो अभी भी जिस तरह से फ्लड्स के अंदर भी जो है वो लोगों की मदद कर रही है, और सबसे अहम जो रोल है वो हमारे शोहदा का है। शोहदा की जो कुर्बानियों को किसी भी तौर पर जो है वो उनको जो है वो नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता। ये वतन अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से है। इसमें हमारे फ़ौज के शोहदा भी शामिल हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दीगर इदारे हैं, लेवीज़ हैं, FC वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनके शोहदा भी जो है वो शामिल हैं। तो वो हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, तो ये वतन भी जो है वो है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।